हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 के पार्ट 2 में जो पॉइंट्स हमने कवर करने हैं उसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस। परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस के अंदर हमें जो सबसे पहले जिस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए वो है जॉइंट प्रॉमिसेस का मतलब क्या होता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब हम कॉन्ट्रैक्ट कवर कर चुके हैं तो हमने ये डिस्कस किया था, एक पर्सन होता है जो दूसरे के सामने ऑफ़र रखता है, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक प्रॉमिस जो एक पर्सन जो ऑफ़र रखता है उसे प्रोमाइज़र कहा जाता है, जिसके सामने ऑफ़र रखी जाती है वो प्रोमाइज़ी कहलाता है। दोनों ड्यू डेट पर अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ समझा जाता है। अब हमने यहाँ उसके साथ वर्ड क्या जोड़ दिया, जॉइंट। जॉइंट का मतलब है ए और बी ने सी और डी के साथ मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट किया, जॉइंट प्रोमाइज़र हैं, जॉइंट प्रोमाइज़ी हैं। ए ने बी और सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, सिंगल प्रोमाइज़र है और जॉइंट प्रोमाइज़ी हैं। ए बी ने मिलकर के सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, अब जॉइंट प्रोमाइज़र हैं और सिंगल प्रोमाइज़ी है। ये जो सिचुएशंस होती हैं ये सिचुएशन जॉइंट प्रॉमिसेस की कहलाती हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कैसे होती है, इन्हें पूरा कैसे किया जाता है, इनके जो रूल्स हैं वो हम वन बाय वन यहाँ कवर करेंगे। इसमें जो सबसे पहला रूल है सेक्शन 42 में बताया गया है, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। डिवोल्यूशन होता है निपटारा करना, पूरा किया जाना, संयुक्त दायित्वों का निपटारा। संयुक्त दायित्वों का निपटारा, ए और बी ने मिलकर के सी और डी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ ए और बी की ड्यूटी बनती है कि वो सी और डी के टुवर्ड्स उनकी जो भी लायबिलिटी है तय की गई शर्तों के हिसाब से वो पूरा करेंगे। जॉइंट प्रोमाइज़र हैं, जॉइंट प्रोमाइज़ी हैं, जैसा तय किया गया है, जैसा डिसाइड किया गया है वैसा उन्हें रूल्स को फॉलो करते हुए पूरा करना होता है। ए और बी की जितनी जितनी लायबिलिटी है सी और डी के टुवर्ड्स उतनी उतनी लायबिलिटी उन्हें पूरी करनी होती है। इन एनी केस अगर ए और बी में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन का जो वैधानिक उत्तराधिकारी होता है वो दूसरे सर्वाइविंग प्रोमाइज़र के साथ मिलकर के उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। फिर इसके बाद जो सेकंड रूल होता है वो है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमाइज़र में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमाइज़र में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म का मतलब ए और बी ने मिलकर के सी से पैसा उधार लिया, ए और बी ने मिलकर के सी से 50,000 रुपये उधार लिए। सी को यहाँ पर यह अधिकार होता है कि वो ए या बी किसी को भी पैसा वापस करने के लिए फोर्स कर सकता है, बाध्य कर सकता है, उसको ये राइट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है और वो अगर चाहे तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकता है। तो जॉइंट प्रोमाइज़र में से किसी भी एक को उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल आता है ईच प्रोमाइज़र में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम other joint promisers. Each promiser may compel contribution from other joint promisers. सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी तीन लोग हो गए, इन्होंने मिलकर के डी से एक पर्सन से 60,000 रुपये उधार लिए। ड्यू डेट पर सारा पैसा ए ने वापस कर दिया तो यहाँ पर ए को ये अधिकार अपने आप मिल जाएगा कि वो बी और सी से जितना जितना हिस्सा बी और सी का बनता था, 20,000 रुपये पर पर्सन बनता था, वो उनसे उतने पैसे रिकवर कर सकता है, उतने पैसे वो उनसे ले लेगा। फिर है शेयरिंग ऑफ लॉस इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन। शेयरिंग ऑफ लॉस इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ए बी और सी ने मिलकर के डी से 60,000 रुपीज़ लोन लिया था। इस केस में अगर सी इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी से कुछ भी रिकवर नहीं होता तो ए और बी को डी को तो पूरे पैसे 60,000 देने ही देने पड़ेंगे। यहाँ सी की वजह से जो लॉस हुआ 20,000 का वो किसे बियर करना पड़ेगा, वो ए और बी को बियर करना पड़ेगा। यानी कि ए और बी को पहले 20,000 रुपये देने थे, अब उन्हें सी के लॉस की वजह से जो उन्हें बियर करना पड़ेगा 30,000 30,000 ईच देने पड़ेंगे डी को। तो ये सिचुएशन भी कई बार हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमाइज़र। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमाइज़र का मतलब होता है कि अगर एक प्रोमाइज़ी यहाँ पर ए बी और सी ने लोन लिया हुआ है डी से, डी ये कहता है कि सी को कि मैं आपके हिस्से का लोन वापस करता हूँ, तो उस केस में ए और बी की लायबिलिटी में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी, उन्हें तो अपना हिस्सा हर हाल में डी को देना ही देना पड़ेगा। तो ये एक
सिंपल सा पॉइंट है जिसे परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस में आपको कवर करना होता है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है इस चैप्टर का, वो है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस समय पूरा किया जाना होता है, कितने समय में पूरा किया जाना होता है, किस जगह पर पूरा किया जाना होता है, इसके बारे में क्या रूल्स हैं। इन जनरल वो रूल यही है कि विद इन रिजनेबल टाइम उसे पूरा किया जाना चाहिए, एट अप्रोप्रिएट प्लेस उसे पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ सब कुछ तय कर लिया गया है वहाँ किसी तरह का कोई भी झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्लियर है तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं किया जाता है, टाइम के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में हम चुप हो जाते हैं, प्लेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो वहाँ कुछ रूल्स हैं जो ध्यान में रखे जाने चाहिए, जो लॉ में स्पेसिफाई किए गए हैं। उसमें जो पहला रूल है वो है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। जहाँ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने एप्लीकेशन भी नहीं देनी है, रिक्वेस्ट भी नहीं करनी है, और हमने टाइम को स्पेसिफाई भी नहीं किया है। एक बुक सेलर ने एक पब्लिशर को बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया, बुक सेलर ने पब्लिशर को बुक्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब उसने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, बुक्स के बारे में सारी डिटेल दे दी, लेकिन कितने समय में ऑर्डर भेजा जाना है इसके बारे में अगर कुछ नहीं कहा, तो यहाँ पर सिचुएशन से ही समझ आ जाएगा कि पब्लिशर रिजनेबल टाइम के अंदर अंदर वो सारे बुक्स बुक सेलर के बिजनेस प्लेस पर भेजेगा। तो यहाँ कुछ भी तय नहीं था, लेकिन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप ही चीज़ें तय हुई और फॉलो की जानी, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो तय हुई मान ली जाएंगी और उसी हिसाब से वो पूरी की भी जानी होंगी। नेक्स्ट इसमें आता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड। जहाँ टाइम फिक्स कर लिया गया है, तो जो तारीख फिक्स कर ली गई है उस तारीख को, उस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाना चाहिए, एप्रोप्रिएट प्लेस पर उसे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वेयर एप्लीकेशन इज टू बी मेड बाय द प्रोमाइजी फॉर परफॉर्मेंस ऑन ए सर्टेन डे। वेयर एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड, जहाँ रिक्वेस्ट की जानी है। आप एक फर्नीचर शॉप पर गए, वहाँ से आपने एक कंप्यूटर टेबल पसंद कर ली और आपने दुकानदार से सब चीज़ें फाइनल कर ली, और दुकानदार को ये कहा कि मैं घर जा कर के आपको बताऊंगा कि आपने ये सामान कब भेजना है। तो इसका मतलब आपने एप्लीकेशन देनी है, आपने रिक्वेस्ट करनी है, आपने इन्फॉर्म करना है। जब आप उसे इन्फॉर्म कर देंगे कि कहाँ और कब वो सामान भेजना है, तो उस दुकानदार के द्वारा वो सामान उस जगह पर उस समय पर आपको भेजा जाना होगा, उस समय के हिसाब से उसे वो पूरा करना होगा। नेक्स्ट रूल आता है एप्लीकेशन बाय प्रोमाइजर वेयर नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। जहाँ प्लेस फिक्स नहीं हुआ, सब कुछ तय हो गया, प्लेस के बारे में साइलेंट है, तो इसका आंसर यही होता है एप्रोप्रिएट प्लेस पर वो परफॉर्म किया जाना चाहिए। एप्रोप्रिएट प्लेस बिजनेस प्लेस भी हो सकता है, वो रेजिडेंशियल प्लेस भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोमाइजी। जहाँ प्रोमाइजी ने फिक्स कर दिया है क्या, टाइम भी और तरीका भी। आपने एक पर्सन से पैसे उधार लिए, उसने कहा कि मेरे पैसे जब आप वापस करेंगे तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, यहाँ पर इस ब्रांच में आप वो पैसे डिपॉजिट कर देना और मुझे बता देना कि आपने वो पैसे डिपॉजिट कर दिए हैं। तो जहाँ प्रोमाइजी ने टाइम और तरीका जो मैनर है वो प्रेस्क्राइब कर दिया है, तो उस टाइम मैनर और जो रूल्स हैं उसके हिसाब से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाना जरूरी होता है। तो ये इसका पॉइंट होता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। फिर इसमें पॉइंट आता है वो है टाइम एज अ सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम एज अ सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कब पूरा किया जाना चाहिए, जैसा तय किया गया है, जितने समय में हमने तय किया उतने समय में पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन क्या टाइम इम्पोर्टेंट फैक्टर है या टाइम का कोई रोल ही नहीं होता? दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते समय दोनों पार्टीज ने टाइम को सबसे इम्पोर्टेंट इशू रखा है या प्रोमाइजर ने टाइम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो हम ये मान रहे हैं कि टाइम असेंस है, टाइम सार है, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम का रोल बढ़ जाएगा। जहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है टाइम के बारे में, वहाँ एप्रोप्रिएट टाइम हो जाएगा। तो इसके बारे में भी रूल्स लॉ में बताए गए हैं। जैसे पहली सिचुएशन है व्हेन द टाइम इज़ द असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 55 में ये कहा गया है कि अगर टाइम को असेंस रखा गया है, आपने कंपनी को 1 जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया कि मुझे 15 जनवरी तक 15 लाख का सामान भेज दिया जाए। कंपनी को आपने कहा कि 15 जनवरी के बाद मैं ये सामान आपसे नहीं लूँगा, अगर आप भेज सकते हो 15 जनवरी तक देन इट्स ओके, अदरवाइज आप मुझे मना कर दो। तो यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, वेरी मच स्पेसिफिक, यू हैव वेरी
यह स्पेसिफाइड कि आपने 15 तारीख तक ही वो सामान लेना है। तो यहाँ टाइम असेंस है, टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी पार्टी टाइम को इग्नोर नहीं कर सकती है। अगर वो उस टाइम के बाद 15 तारीख के बाद आपको सामान भेजेगी तो आप उसे लेने से मना कर सकते हो, क्योंकि आपने टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, उसके साथ आपके बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए थे। सेकेंड सिचुएशन है वेयर द टाइम इज़ नॉट द असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ टाइम कॉन्ट्रैक्ट का असेंस नहीं है। टाइम इज़ इंपॉर्टेंट बट उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि मुझे 10 लाख का सामान भेज दो, ऑर्डर चला गया, कंपनी ने आपको वो सामान एक रिजनेबल टाइम के अंदर अंदर भेजना है और उसने वो आपको सामान भेज दिया और वहाँ पर आपने सामान रिसीव कर लिया, दैट्स ऑल। कुछ भी उसमें गड़बड़ वाला मामला नहीं माना जाएगा। कंपनी ने वो सामान 10 दिन की बजाय आपको 12 दिन में भेज दिया या 13 दिन में भेज दिया और आपको इस बात पर अगर कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना ही नहीं था, तो वहाँ आपको कोई स्पेसिफिक राइट्स, कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। थर्ड सिचुएशन होती है एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ और आफ्टर टाइम। अगर आपने टाइम को इम्पोर्टेंट फैक्टर रखा था, आपने कहा था कि 15 तारीख तक सामान दे दो, 15 तारीख तक ही आपको सामान चाहिए, लेकिन कंपनी ने सामान आपको दिया 20 तारीख को, तो आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से, सामान को लेने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस सामान को 20 तारीख को ही ले लेते हैं तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट सही तरह से पूरा नहीं किया, क्योंकि आपने डिले जो था उसे कंडेम कर दिया, परफॉर्मेंस को टाइम के बाद भी वैलिड मान लिया। तो ये सिचुएशन भी कई बार हो सकती है। तो ये था आपका एक छोटा सा पॉइंट, टाइम एज अ सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर इसके बाद इस चैप्टर में जो हमने एक पॉइंट, इसमें से एक पॉइंट फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं, वो एक होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, वो हम बाद में करेंगे। इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब होता है पैसे का जहां लेन देन हुआ, पैसा उधार लिया गया, पैसा उधार दिया गया, वहां पर पेमेंट्स वापस की जाएंगी। तो उस पेमेंट की एडजस्टमेंट किस तरह से होती है, वो भुगतान किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा, उसके बारे में कई बार सवाल उठते हैं। एक पर्सन ने, ए ने बी से 50,000 रुपये उधार लिए 1 महीने के लिए और ड्यू डेट पर उसने 50,000 रुपये वापस कर दिए। किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि एक ही लोन था, एक ही अमाउंट थी, एक ही पर्सन था, वहाँ अमाउंट किसी और तरह से तो एडजस्ट की ही नहीं जा सकती। लेकिन सपोज़ ए ने बी से 4 तरह के लोन लिए हैं, 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, अलग अलग डेट को लिए हुए हैं, अलग अलग शर्तों पे लिए हुए हैं, और वो बी को 1 लाख रुपए भेज देता है। तो बी उस पैसे को कहाँ पर एडजस्ट करेगा? अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ए ने ये नहीं बताया कि उसे वो पहले लोन के अगेंस्ट एडजस्ट करे, दूसरे के अगेंस्ट एडजस्ट करे, तीसरे के अगेंस्ट एडजस्ट करे, चौथे के अगेंस्ट एडजस्ट करे। तो ये जो पेमेंट की एप्रोप्रिएशन होती है, उसकी एडजस्टमेंट्स होती है, वो कई बार अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। तो वहाँ कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आमतौर पर जो बेसिक रूल यही होता है कि जैसा पैसा वापस करने वाला पर्सन बताता है कि ये पैसा कहाँ एडजस्ट करना है, तो झगड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर वो कन्वे ही नहीं करता, इन दैट केस ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट विल बी एडजस्टेड, उसके बारे में रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल आता है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटीमेशन बाय डेटर। अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटीमेशन बाय डेटर्स का बड़ा क्रिस्टल क्लियर रूल है। ए ने बी से पैसे उधार लिए, पहला लोन 50,000 का है, दूसरा 60,000 का है, तीसरा 70,000 का है, चौथा लोन 80,000 का है, और उसने, ए ने पैसे भेज दिए 50,000 रुपये। उसने बी को ये कह दिया कि ये 50,000 मेरे पहले वाले 50,000 के लोन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दो। तो वहाँ क्रिस्टल क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। जहाँ पैसा वापस करने वाला पर्सन उस पैसे को बता देता है कि कहाँ एडजस्ट किया जाना है, वहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सेकेंड सिचुएशन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। ए ने बी को 50,000 रुपये वापस भेज दिए, ए ने बी को 50,000 रुपये दे दिए, लेकिन ये नहीं कहा कि ये पैसे कहाँ एडजस्ट करने हैं, कौन से लोन के हैं। तो ये किसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा? अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो सेक्शन 60 ये कहता है कि यहाँ पर बी की ये ऑप्शन है कि उसे वो पहले वाले लोन के अगेंस्ट वापस किया गया पैसा मान सकता है। वो उसके विशेषाधिकार में होता है कि वो चाहे तो उसे पहले वाले लोन के अगेंस्ट ही एडजस्ट करेगा। फिर के बाद एक रूल आता है एप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर एंड प्रोपोर्शनेट एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इन ऑर्डर एंड प्रोपोर्शनेट एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब पैसा वापस किया गया, हम उसी एग्जाम्पल को आगे लेकर के चलते हैं।
50,000, 60,000, 70,000, 80,000 4 अलग अलग समय पर लिए गए लोन हैं और उसने सपोज यहाँ पर ए ने 1,00,000 रुपये वापस भेज दिए, तो बी उस पैसे को कैसे रीपेमेंट में एडजस्ट करेगा? वो उसे पहले वाले लोन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता है, बाकी बची हुई अमाउंट दूसरे में कर सकता है। फिर उसके बाद या उसके पास ये भी ऑप्शन हो सकती है कि वो 1,00,000 रुपये चारों लोन की अमाउंट में से प्रपोर्शनेटली डिडक्ट कर सकता है। उन चारों में से प्रपोर्शनेटली वो उन्हें एक तरह से अप्रोप्रिएट कर सकता है, एक तरह से उसमें वो उनको वापस हुआ मान सकता है। नेक्स्ट इसमें एक सिचुएशन आती होती है, वो है अमाउंट ड्यू फॉर इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट ड्यू फॉर इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब होता है कि अगर पैसा वापस किया गया, जिस पर्सन को पैसा वापस किया गया उसका जो आपने पेमेंट करना है उसमें ब्याज भी बाकी है और उसमें मूलधन भी बाकी है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी बाकी है और आपने कुछ भी नहीं कहा कि इस पैसे को पहले कहाँ एडजस्ट किया जाए और वो फुल पेमेंट भी नहीं थी, तो पैसा जिसको वापस किया जाना था उसे ये अधिकार होता है कि पहले वो इंटरेस्ट की अमाउंट उसमें से रिकवर करेगा, फिर उसमें से बाकी अमाउंट को वो प्रिंसिपल अमाउंट में से रिकवर कर सकता है। तो ये पॉइंट इसमें आता है जिसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो ये था हमारा जो हम चैप्टर कवर कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट। जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा चैप्टर नंबर 11 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक पॉइंट अभी हमने स्किप किया है जो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ तक आपका लेक्चर और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।